एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, वो सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो वो हो जाएगा राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम। नेक्स्ट है, चोलों का राज किस राज्य में फैला था? तो वो हो जाएगा कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग पर। कृष्ण तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उड़ैयूर, कावेरीपट्टम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। चोलों की राजधानी थी तंजौर। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगईकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोल की राजधानी उड़ैयूर थी। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट है, राज्य के मंत्रियों का समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि असाधारण शक्ति तथा क्षमता है, जो स्वायत्त शासी ग्राम संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त प्रशासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित नहीं किया गया। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, तो ग्रामीण सभाओं के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो वो हो जाएगा चोल। कुल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, तो वो हो जाएगा चोल। नेक्स्ट है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे हैं उत्तर मेरूर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों में माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम अपनी सभा होती थी, जो प्राय केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। नेक्स्ट है, चोल शासकों में शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्यभार देखता था? तो टोटवारियम। नेक्स्ट है, चोलकालीन गांवों में गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाले समिति को टोटवारियम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वारियम वार्षिक समिति, एरी वारियम तालाब समिति तथा पौन वारियम स्वर्ण समिति थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। नेक्स्ट है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। द्रविड़ देश के चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की थी। राजा राज प्रथम ने सर्वप्रथम चेरों की नौसेना को कंडलूर में परास्त किया। राजा राज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृत प्राय चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेष चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो वो हो जाएगा नटराज। नेक्स्ट है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है, तो वो हो जाएगा नटराज की शिव की कांस्य की प्रतिमा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा चोल कला का। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो वो हो जाएगा शिक्षक। नेक्स्ट है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो वो हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम। चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। निम्न में दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो हो जाएगा चोल। क्या हो जाएगा? चोल। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य
चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोल सेना में कुल सैनिकों की संख्या लगभग 1,50,000 थी। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासनकाल अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? वो हो जाएगा चोल। चोल काल में सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो वो हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी, तो वो हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो हो जाएगा राजेंद्र को। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो वो हो जाएगा राजराज प्रथम ने। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमोलीवर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजाराज के नाम से गद्दी पर बैठा। यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। राजाराज प्रथम ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की नाप तोल करवाई। नेक्स्ट है, चोल शासक का नाम बतलाइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। वो हो जाएगा राजाराज प्रथम। चोल शासक राजाराज प्रथम ने सिंघल पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजाराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोल्लनरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। चोल राजाओं ने किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो वो जगह राजेंद्र प्रथम ने। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप या श्रीलंका विजय का कार्य पूर्ण किया था। यद्यपि राजाराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम का अधिकार हो गया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमाल के साथ कर दिया था। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एरीपत्ती चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं-8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर अथवा तुकुर्रम कहा जाता था। निम्न में कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो ये हो जाएगा नानादेशी और मणिग्राम। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा ममल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ है मणिग्रामम, नानादेशी, वलंजियर, इंदंगई आदि। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? वो हो जाएगा तगड़। क्या हो जाएगा? तगड़। तगड़ प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 से 642 तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो वो हो जाएगा चालुक्य। नेक्स्ट है, चालुक्य के शासनकाल में प्रायः महिलाओं की उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवयित्री भी थी। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक
विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावर में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वो हो जाएगा वातापी। कहाँ पे थी? वातापी। बीजापुर जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम वादामी है। 6ठी शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें है? तो वो हो जाएगा ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। नेक्स्ट है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। नेक्स्ट है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्दोतक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी दांत का, सॉरी काली मिर्च होगा, काली मिर्च का। नेक्स्ट है भारतीय काली मिर्च यूनानियों और रोमन वासियों की बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। इसकी यूनान एवं रोम में बहुत अधिक मांग थी। नेक्स्ट है तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो वो हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। तोल्काप्पियम के प्रणयनकर्ता तोल्काप्पियर ऋषि अगस्त्य के 12 युग शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, तो वो जगह तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम का लेखक हो जाएगा इलंगो। शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो और डिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तिरुकुरल, तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तिरुकुरल दर्शन, तोल्काप्पियम व्याकरण, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा, मणिमेकले वाणिज्य कथा। नेक्स्ट है ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो हो जाएगा अरिकमेरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिकमेरू पूर्वी तट पर पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस में इसे पोर्डुको कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख है। यहाँ से न केवल भारतीय माल तथा मणियां, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले, रेशम लादा जाता था, अपितु रोमन वासियों की रुचि और नमूने के अनुसार भी माल निर्माण कर रोम भेजा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो वो हो जाएगा अरिकमेरू। नेक्स्ट है रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अरिकमेरू से। नेक्स्ट है एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिकमेरू के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो हो जाएगा कदम्ब का। नेक्स्ट है संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो वो हो जाएगा पल्लव। यहाँ पे क्लियर जो भी क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग मेरे वॉइस पे कंसंट्रेट करें। नेक्स्ट है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो वो हो जाएगा तमिल से।
जब मैं पीडीएफ से पढ़ा मतलब बताती हूँ तो वो सही रहता है, क्लियर रहता है। बाकी मैं बुक से जब भी इमेज लेके करती हूँ तो उसमें थोड़ा ना कभी कभी ना ब्लर आ जाता है, तो इस चीज़ को इग्नोर करें आप, ठीक है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबल या लघुवेद माना जाता है। इसे मुक्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसी लघुवेद की संज्ञा दी गई है, तो वो हो जाएगा कुरल को। निम्नलिखित में कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था, तो वो हो जाएगा कंबन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही है? इसका राइट आंसर ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। गुप्त, चंदेल, चालुक और पल्लव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी गुप्त काल जो है गुप्त, देवगढ़, चंदेल में खजुराहो, चालुक बादामी, पल्लव पनमैले। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो वो हो जाएगा मणिग्रामम। क्या हो जाएगा? मणिग्रामम। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो वो हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य को अंत तक किसने समाप्त किया, तो वो हो जाएगा मलिक काफूर ने। चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान समाप्त किया था। इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फुतूह में प्राप्त होता है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरैयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। यह कारी और वारानम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, तो हो जाएगा वेंगी। क्या हो जाएगा? वेंगी। निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुर्क, पुहार, तोंडी, मुसीरी। इसका हो जाएगा केवल 3 और 4। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुसीरी और नेलिसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा राजा। संगम काल में साहित्य में कौन को एवं मनन शब्द का राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तृतीय संगम हुआ था, तो वो हो जाएगा मदुरई में। नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, तो वो हो जाएगा अगस्त ऋषि के बारे में। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ था तथा देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए थे। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में माना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। चालुक्य, पल्लव, हर्ष और पांड्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था। रविकीर्ति द्वारा रचित एहोल प्रशस्ति से पुलकेशिन द्वितीय का विस्तृत इतिहास ज्ञात होता है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया। पांडवों की राजधानी मदुरई थी। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? पल्लव कांचीपुरम, पांडव मदुरई, चेर पुदुचेरी और चोल तंजौर, होयसल द्वार समूह। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया, तो वो हो जाएगा मात्वालिन। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया, तो वो हो जाएगा चालुक्य। कदंब राजाओं की राजधानी थी, तो वो हो जाएगा वनवासी। निम्नलिखित में कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? मोटुपल्ली। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था, तो वो हो जाएगा पांड्य। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। कहाँ पे? मदुरई में।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।